We have understood and studied the 1857 revolt. Let's see about the peasant movement. अगर आप मार्गदर्शन या प्रतिज्योति का जो लेक्चर सीरीज अगर ध्यान से देखें तो हम लोग बहुत सिलेबस से हिसाब से चलते हैं। तो ये आपके सिलेबस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका ये पीजेंट मूवमेंट। ये इंडिपेंडेंट एक सवाल आने की ताकत रखता है मेंस में, मेंस में आते आता है। दूसरा, जो गांधी का जो आंदोलन है उससे किसका रिलेशन, जो गांधी का चंपारण आंदोलन है, the movement of Gandhi of the Champaran has also the relationship the peasant uprising after 1857. जो सबसे खास बात क्या है, it was a screen blur है, you see your own screen. I think the screen is clear. Anyone else has a problem with the screen? समृद्धि, आप एग्जिट करके फिर इन करो। जो इंडिगो जो मूवमेंट था ये मोस्ट मिलिटेंट मूवमेंट था और आज आफ्टर द 1857 रिवोल्ट यह मोस्ट मिलिटेंट मूवमेंट कहा जाता है। अब इनके साथ इशू क्या था कि जो इंडिगो प्लांटर्स थे इस पर कब्जा किसका था? इस पर कब्जा था यूरोपियंस का। और इंडिगो का इस्तेमाल क्या करते थे? अपने फैक्ट्री में परों में प्रोसेस करते थे। इसको रंग बनाने के लिए फॉर द कलर्स दे यूज्ड टू टेक इट। अब यह जब इंडिगो का जब शुरुआत हुई, जब इंडिगो बनाना शुरू किया यूरोपियंस ने, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कंप्लीट कंट्रोल। इनका कंप्लीट कंट्रोल था। दूसरा, ऑपरेसिव टेंडेंसीज। अगर कोई आदमी इस इंडिगो पे काम नहीं करना चाहता है उसके साथ ये जबरदस्ती किया करते थे और उनको क्या देते? एडवांसेस देते थे ताकि जो बंधुआ मजदूर पे काम करा सके। और अगर वो अपने एडवांस वापस भी करना चाहते थे तो वापस नहीं लेते थे। और जो इंडिगो प्लांट्स पैदा होता था उसको मार्केट रेट के तुलना में बहुत कम दाम पे परचेज करते थे और इनको फोर्स करते थे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इनको फोर्स करते थे। वह इंडिगो पैदा करना चाहते थे, यानी दे वांटेड टू have a crop, indigo crop or not, it is not the decision of the planters, it is not the decision of the peasants, it is of the planters. और वह जो रेगुलर ब्राइब जो पे करते थे प्लांटर्स ऑफिशियल्स को ताकि वह कंट्रोल कर सके इंडिगो पेजेंट को। अगर हम इसको क्वेश्चन आंसर में बनाने की कोशिश करें टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स, तो ये फर्स्ट यूरोपियन कंट्रोल, कंपेयर टू ग्रुप, रूरल एरियाज में फैक्ट्री सेटअप करते थे, ऑपरेसिव सिस्टम, लॉस टू द कल्टिवेटर्स, meager amount as advance, fraudulent contracts, far below market price, forced to grow indigo, cheated, low price, bribe to the plant officials, forced to accept advances. अब आप इसको देखिए, now you see, now you just see the subtle part how
द सिचुएशन में इमर्ज टू फ्रेम अ क्वेश्चन। कैसे सिचुएशन इमर्ज हो रही है एक क्वेश्चन को फ्रेम करने में, इन सारे तथ्यों को। अब देखिए ऑप्शन ए क्या कर दिया, सीधा ऑप्शन वाइज। ऑप्शन ए आप जानिए यहां से इंडिगो प्लांटेशन पर, या ऑप्शन आप यहां से आइए 1859-16 दूसरा मोस्ट मिलिटेंट 1856 मोस्ट मिलिटेंट। फिर क्या है, यूरोपियन का कब्जा था। बी पार्ट क्या है, कंपेल करते थे टू ग्रो प्लांट्स। फिर सी क्या है, ऑप्रेसिव सिस्टम था, वो सताते थे। चौथा क्या था, मीगर अमाउंट एडवांस। अब इसको हटा देंगे, एडवांस से कर देंगे कि वह एडवांस दिया करते थे। फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट करते थे, जो कि क्या है, जो अपने पीजेंट्स थे उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। फोर्स करते थे इंडिगो ग्रो करने के लिए, वो चीट करते थे, लो प्राइस देते थे, और प्लांटर्स ऑफिशियल को प्राइस दे ताकि उनको सता सके, और फोर्स करते थे उनको एडवांसेस लेने के लिए। इन सारे के सारे ऑप्शन में कोई 4 ऑप्शन उठाएंगे। If you see the UPSC question paper, you'll find these type of activities in the paper. Clear, not clear? Any problem? अब इसको आप मेंस में लेके आइए। Now you switch over from prelims to the mains. ये क्या है, नेचर नेचर क्या है, ऑप्रेसिव, फ्रॉडुलेंट, एडवर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो पेजेंट्स। अब जो मेजर रीजन था इंडिगो रिवोल्ट का क्या था, जो वो क्या था, जो रायत का डिसिप्लिन था। सक्सेस कैसे हुई, सक्सेस कैसे, हाउ दे सक्सीडेड, जो उनका इनिशिएटिव था, उनका जो ऑपरेशन था, उनका डिसिप्लिन था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एक नेचर आप कहां से निकाल रहे हो, ये नेचर किसका है, ये नेचर आप निकाल रहे हो यूरोपियन प्लांटर उनके सक्सेस। अब दूसरा नेचर नंबर पॉइंट नंबर 2, ये सक्सेसफुल क्या था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, और राइट्स में एक डिसिप्लिन हुआ करती थी। जो लीडरशिप था, वो लीडरशिप किसने पॉइंट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटी जमींदार, मनी लेंडर्स और एक्स एम्प्लॉइज ने भी लीडरशिप दिया। जो प्लांटर्स के एक्स एम्प्लॉय थे वो भी लीडरशिप दे रहे थे। सब केसेस में पेटी जमींदार दे रहे थे, मनी लेंडर्स दे रहे थे। तो दूसरा क्या है, दूसरा नेचर कोऑपरेशन, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। आइए थर्ड पॉइंट पे, रोल ऑफ इंटेलिजेंसिया बंगाल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बंगाल की इंटेलिजेंसिया था, जो बंगाल का बौद्धिक वर्ग था, उसका इंपॉर्टेंट रोल था। उसने पावरफुल कैंपेन किया रिबेलियन पीजेंट के सपोर्ट। दीन बंधु, पता कितनी बार सवाल आया, दीन बंधु मित्र का नाटक प्ले नील दर्पण, इसने ऑपरेशन ऑफ इंडिगो प्लांटर्स के बारे में लिखा हुआ है। जो इंटेलिजेंसिया की रोल था, इट वाज abiding impact of emerging nationalist intellectual। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ दिस मूवमेंट इन द नेशनल मूवमेंट। कैसे नेशनल मूवमेंट में इसका रोल आता है, जो एक इंपैक्ट था नेशनलिस्ट इंटेलेक्चुअल का, जो उभर रहा था, जो एक पॉलिटिकल चाइल्डहुड था, उस पॉलिटिकल चाइल्डहुड ने पीजेंट मूवमेंट को सपोर्ट किया अगेंस्ट फॉरेन प्लांटर्स। मिशनरीज जो कि धर्म परिवर्तन की आई हुई थी, हमने पहले बात किया हुआ है, वो अलग ग्रुप था जिसने एक्सटेंड किया सपोर्ट टू द इंडिगो राइट्स।
गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स था, ये देखिए, ये रादर रिस्ट्रेंट था, नॉट एट हार्श। यहां से फिर सवाल गलत करा देंगे। तो सिविल, अब देखिए, आप इसको 1857 से कंपेयर करिए, सिविल रिबेलियन से करिए, तो आप क्या पाएंगे? जो सिविल रिबेलियन में और 1857 में जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड था, वो क्या था? हार्श था। In the indigo plant, it was not harsh, it's not as harsh. Just trying to see a difference. I'm trying to create a distinction with these two. Difference क्या है? इसमें सरकार का रुख उतना हार्श नहीं था. गवर्नमेंट वॉज नॉट एज हार्श एज इन द सिविल और मिलिट्री रिबेलियन. अब जो पीजेंट्री का स्ट्रगल हुआ और जो सपोर्ट दिया गया इंटेलिजेंसिया और मिशनरीज के द्वारा, गवर्नमेंट क्या किया? अपॉइंट किया कमीशन, जो इंक्वायर करने लगी जो कल्टीवेशन के प्रॉब्लम थे. एविडेंस ब्रॉट आउट पे इंडिगो कमीशन बना और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो वर्स एब्यूज सिस्टम था उसमें सुधार शुरू हुआ. अब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया इन 1860 कि राइट कुड नॉट बी कंपेल्ड टू सो द इंडिगो. राइट, जो रैयत है उसको आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप इंडिगो ही आप अपने खेतों में उपजाओ. एंड it would ensure that all disputes were settled by legal means. लेकिन प्लांटर्स क्या है, वह ऑलरेडी अपनी फैक्ट्रीज को बंद कर रहे थे और उनको पता था कि जब तक उनको फोर्स या ऑपरेशन करने को नहीं मिलेगा वह इंडिगो नहीं कर सकते हैं, वो इंडिगो की खेती नहीं कर सकते हैं. तो जो पीजेंट प्रोटेस्ट था आफ्टर 1857, अब इस 1857 के बाद का जो पीजेंट मूवमेंट था, इस पीजेंट मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स टू सोशल कंडीशन. यह जो 1857 के बाद का जो एक किसान आंदोलन है, पीजेंट प्रोटेस्ट है, ये रिजल्ट क्या है? एक्सेसिव एंड अनअवेलेबल ऑपरेशन, अनडू अनयूजुअल डेरिवेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन. जो प्रेजेंट का जो एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिश पोजीशन है उसमें बदलाव जब किया जा रहा था, उसके विरुद्ध आंदोलन था. दे ऑफन रिबेल्ड ओनली व्हेन. अब यहां से आप समझिए, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्टेड फ्रॉम हियर. उन्होंने कब विद्रोह किया? जब लगा कि उनको एग्जिस्टिंग मैनर में काम करना संभव नहीं होगा. वो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रख रहे थे कि देयर इज अ राइट ऑफ गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्सेस. He was moved by the strong notion of legitimacy. What was justifiable and what was not. इसलिए they did not, अब यहां देखिए, did not fight for land ownership. They were not against the landlordism. Against किसके थे? Undue enhancement of the rent and eviction. Read this line again and again. Read this line twice because this line will create a question कि पीजेंट क्या चाहते थे आफ्टर 1857. क्या वो लैंड लॉर्डशिप के अगेंस्ट थे? क्या वो लैंड की ओनरशिप चाहते थे? नहीं, सिर्फ वो अगेंस्ट थे इविक्शन के, अनड्यू एनहेंसमेंट ऑफ द रेंट के. They were not against the landlordship, or they were not against the payment of the taxes. वो ओनरशिप की कोई बात नहीं करते, ओनरशिप का कोई झगड़ा नहीं था. उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया पेइंग इंटरेस्ट ऑन द सम्स. जो उन्होंने ऋण लिया है उसके इंटरेस्ट पे करने से बिल्कुल इनकार नहीं किया है. उन्होंने फ्रॉड और मैनिपुलेशन ऑफ द मनी लेंडर्स को अटैक किया. और जब उन्होंने जो मनी लेंडर्स ने उनको उनके लैंड से हटाने की कोशिश किया, देन हिट बैक. उन्होंने स्टेट राइट टू कलेक्ट टैक्स पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया. It did not deny the state right to collect the tax.
ऑब्जेक्ट क्या? लेवल ऑफ ए टैक्सेशन और इस और ट्रेडिशनल बाउंड्स। उन्होंने इस बात का कोई विरोध नहीं किया। They were not against the issue of state right to collect tax. They were agreed with this. Yes, state has right to collect the tax. लेकिन level of taxation पे त्रास था उनको कि there should be a rule for taxation. There should be a limit for the taxation. जब सरकार और स्टेप करने लग गई और तब काम किया कि उन्होंने फॉरेन प्लांटर्स को ऑब्जेक्ट नहीं किया। फॉरेन प्लांटर्स जमींदार बनने को कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। रजिस का किया जब उन्होंने ये फ्रीडम छीना, डिसाइड व्हाट क्रॉप्स टू गो एंड रिफ्यूज टू पे। आप इसको बाहर पर इसको लिखिए, राइट डाउन योर कॉपी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज यह एक कॉमन सेंस में लोग लगता है कि नहीं उन्होंने लैंड ओनरशिप की बात की, विदेशी शासन के अगेंस्ट। नो, द कैरेक्टर ऑफ पीजेंट्री आफ्टर 1857 was very much concerned what is right and what is not right. Whatsoever the legal and right, they have no issue at all. What was not right? अगर हम एक लाइन में इस बात को कहने की कोशिश करें, if I want to simplify this talk, I want to say one single line, the nature and character of the post 1857 peasant revolt and rebellion, what was that? They were concerned what is right and what is not right. Whatsoever was right, they are totally agreeable. Whatsoever not right, they were not agreeable. That's why these issues have emerged in the peasant movement. उन्होंने फॉरेन प्लांटर्स का बिल्कुल विरोध नहीं किया। Yes, you can become my जमींदार, but you cannot decide what crops I should grow. And if you are not going to give me a proper price on my crop, I will certainly make a revolt against you. अब इन पीजेंट ने क्या किया? एक स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस ऑफ द लीगल राइट। और एसर्ट किया आउटसाइड कोर्ट ऑल्सो, इन एंड आउटसाइड कोर्ट। इस बात का एफर्ट किया एंड अगर कोई एफर्ट नहीं किया गया कि उनके लीगल राइट से आप डिप्राइव करो तो एक्स्ट्रा लीगल मींस का भी अख्तियार किया। एक्स्ट्रा लीगल मींस आल्सो, उन्होंने एक्स्ट्रा लीगल मींस भी अख्तियार किया। अगर उनका अधिकार नहीं दोगे तो वह बिलीव करते थे कि जो लीगली कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी अप्रूव है इस सेक्शन पे उसको उनको मिलना चाहिए। अब मेजर वीकनेस क्या थी? मेजर वीकनेस क्या थी इसकी? लैक ऑफ एन एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। उनको उपनिवेशवाद की समझ नहीं थी कि वो यह नहीं समझ सके कि सोशल फ्रेमवर्क क्या है मूवमेंट का। They were unable to understand the social framework of the movement. और 19th century periods पे do not possess कोई new ideology और new social, economic, political program जो इस बात आधारित हो कि वह कॉलोनियल स्ट्रक्चर की विश्लेषण पे हो। They are not to understand किसी भी नए तरह की जो विचारधारा है, न्यू जो आइडियोलॉजी है जो कि उपनिवेशवाद के विश्लेषण पर आधारित हो। The new ideology which is based on the interpretation and analysis of the colonial structure, उससे उनको कोई समझ नहीं थी। उनको आर्थिक चीजों की समझ नहीं थी और यह बड़ा वीकनेस था उनके पूरे के पूरे आंदोलन में। जो अल्टरनेटिव सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट था उनको सबको एहसास नहीं था। जो ऑल इंडिया जो लीडरशिप थी वह डेवलप नहीं कर पाए, वो कोई स्ट्रेटजी नहीं डेवलप कर पाया जो स्ट्रगल के लिए पर्याप्त हो सके। जो नेशन वाइड पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो फॉर्म कैसे हो सकती थी? ओनली ऑन द न्यू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, फ्रेश विजन ऑफ द सोसाइटी। यह इनके पास बिल्कुल नहीं था। तो एक मॉडर्न आइडियोलॉजी के अभाव में, एक न्यू विजन के अभाव में, इन एब्सेंस ऑफ ए न्यू मॉडर्न आइडियोलॉजी and new vision, they were unable to pursue the program further.
और ये शायद बहुत बड़ी वीकनेस थी इस पीजेंट आंदोलन की। अब यह जो वीकनेस है 20वीं शताब्दी में ओवरकम हो गई, और उससे क्या हुआ, जो जो पीजेंट का डिसकंटेंट था वो एंटी इंपीरियलिस्टिक डिसकंटेंट में कन्वर्ट हुआ, जो 19वीं शताब्दी में यह नहीं था। इट वॉज नॉट इन 19th century. In the 20th century, the peasant discontent was merged with the general anti-imperialist discontent, और जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो एंटी इंपीरियलिस्टिक मूवमेंट का पार्ट हो गई। और जो पीजेंट का पार्ट था वो लार्जर नेशनल मूवमेंट का पार्ट हुआ। इट वाज नॉट इन 19th century, और यह फाइट अगेंस्ट फॉरेनर हो गया जो 9th century में नहीं था। और उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया पावरफुल स्ट्रगल अपनी डिमांड को लेके। तो अब क्या है, ये क्या कहता है, 19th century peasants movement वर्सेस 20th century। अब देखिए सवाल को आप जरा स्ट्रक्चर करिए। प्रीलिम्स का आपने देखा, आइए इसको मेंस पे स्ट्रक्चर करिए। मेंस के सवाल में 19वीं और 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन में क्या फर्क था, फर्स्ट इशू। सेकंड इशू, देखिए आप अगर किसी चीज को पॉइंट वाइज देखें तो सवाल का आंसर आसान हो जाता है। फर्स्ट इशू क्या है, व्हाट वाज द पीजेंट मूवमेंट पोस्ट 1857, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, what was the character of the peasant movement post 1857? Point number 3, what was the merits of the peasant movement in the 19th century? Point number 4, why the peasant movements failed? Next point, what is the strength of the peasant movement? Come on the 20th century. अब 20th century का जो peasant movement है वो 19th century से ही अपना strength derive कर रहा है। What were the 20th century peasant movement? जब हम पढ़ाएंगे फिर तो उसको हम और डिटेल में बात करेंगे कि 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन क्या क्या थे। Now understand the peasant movement in 19th century, 20th century, and how and why the peasants movements in the 20th century succeeded, not the peasants movement 19th century. वह क्या कारण थे कि 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन सफल हो रहे थे और 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन सफल नहीं हुए। अब इंडिगो के इस किसान आंदोलन को गांधी के 1917 से आप जोड़िए, जो गांधी का चंपारण, हम गांधी चंपारण जाएंगे तो आई विल ट्राई टू कोरिलेट दिस इशू विद द गांधी चंपारण प्रोविजन। दीज आर द कंप्लीट इशू ऑफ 1857 रिवोल्ट एंड द पीजेंट मूवमेंट। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक।